हेलो डियर फ्रेंड्स, गाउंटी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 2 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 अभी तक नहीं लगाया है, नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से भी आप देख पाएंगे। दोस्तों, मेनली हम बात करेंगे किसके लिए उपयोगी है, तो आप सी टेट देख सकते हैं, सी जी टेट, यूपी टेट या अदर कोई भी टेट हो। साथ ही शिक्षक भर्ती, केवीएस भर्ती, नवोदय, DSSS एवं अन्य कोई भी ऐसी परीक्षाएं जिनमें पेडागोजी बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेट लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी के साथ में आप पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखेंगे कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य, दिमाग की सामर्थ्य से है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला है संवेगात्मक क्षेत्र, सेकेंड है संज्ञानात्मक क्षेत्र, थर्ड है सामाजिक क्षेत्र और फोर्थ है शारीरिक क्षेत्र। तो आप देखेंगे ये शरीर से संबंधित है, बिल्कुल नहीं होगा। ये समाज से संबंधित है, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट संवेग से संबंधित, यह भी नहीं होगा। तो बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा, कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे क्या है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कलम पकड़ने से पहले बोतल पकड़ना सीखा है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे दो प्रकार के विकास का देखा होगा। एक है आपका सेफेलोकॉर्डल, दूसरा है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आपके रह जाएंगे, तीसरे तो बाकी हट जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है आपका ये बी नंबर सेफेलोकॉर्डल और थर्ड है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो डी और ए तो कट गया पहले। अब सेफेलोकॉर्डल क्या होता है आपका सर से पैर की ओर होता है, जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल होता है आपका केंद्र से परिधि की ओर, बीच की रीढ़ की हड्डी से बाजुओं की ओर होता है। ठीक है, अब जब बीच की यहाँ पे आप देखेंगे यह इंसान है, इसके सेंटर से अगर बाहर की ओर अगर विकास हो रहा है तो पहले इसके बाजू मजबूत हुए, फिर इसका हथेली मजबूत हुआ, तब जा करके उंगलियां मजबूत होंगे। तो कलम को जब भी पकड़ेगा तो उंगली से पकड़ेगा, उससे पहले हथेली मजबूत हुआ है तो बोतल पकड़ा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है। बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है। केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण का। तो आप चीज़ें पढ़े होंगे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आनुवंशिकता का होता है, साथ ही वातावरण का होता है, दोनों का। तो केवल की तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों गलत हो जाएंगे। विद्यालय और शिक्षा भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। यहाँ पे पूछा है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो नहीं वाला तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। नहीं है पूछा है, ठीक है। परिवार बिल्कुल होता है, आस पड़ोस भी होता है, समकक्षी भी होता है, तो यहाँ पे बच जाता है सरकार, इसका कोई प्राथमिक कारक नहीं होता है। इसको हम बात करें तो ये सेकेंडरी हो सकता है, आपका सेकेंडरी कारक हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्राथमिक बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है पूछा है, इसलिए यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आ गई, यहाँ पे कोहलबर्ग का नाम आ गया। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपको इसी को केवल ध्यान देना था। यहाँ पे आपका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, बाकी सारे कट हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग 6 क्वेश्चन पे बढ़ें। तो 6 क्वेश्चन पे पढ़ें इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन इसलिए दबा दीजिए क्योंकि मैं जैसे ही कोई प्रैक्टिस सेट लाऊँ, सीटेट लाऊँ या ऐसे या सीजीटेट या शिक्षक भर्ती से कोई भी जानकारी, तो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप वीडियो लाइक ज़रूर करें। वीडियो लाइक आप करेंगे तो मुझे आपका मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी बेहतर, इससे भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूँगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप किस प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, यदि किसी तरीके का डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, पक्का करूँगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाँ, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के खाली स्थान चरण पर है, कौन से चरण पर है यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीन पियाजे ने 4 स्टेप बताए, जो यहाँ पे आपको चारों दिख रहा है। पहला है सेंसरी मोटर, जो यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे सेंसरी मोटर। यहाँ पे बच्चा सेंसस ऑर्गन से अपना सीखता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल होता है। ठीक है, क्या होता है प्री ऑपरेशनल, तो यहाँ पे बच्चा सेंसरी मोटर से थोड़ा तो ऊपर हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों को नहीं समझ पाता कि हाँ, उनको वर्गीकरण नहीं कर पाता, जैसे अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये सब में वह वर्गीकरण नहीं कर पाता। लेकिन थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड इसका होता है कॉन्क्रीट। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सही है। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है आपका कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट में जब आता है तो यह सीरिएशन करना या उसको वर्गीकरण करना सीख लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या बोला है, वर्गीकृत कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 आपके सामने आप देखेंगे क्या बोल रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो खाली स्थान कहते हैं। जब बच्चे कोई भी अनुभव हुआ, कोई भी चीज़ नया सीखा, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस, तो उसको अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित किया। जो अपने दिमाग की स्कीमा मतलब होता है, ये मेंटल है आपका, मेंटल में बहुत सारे पॉकेट बने हुए हैं, एमबी के लिए एक जगह स्पेस है जहाँ पे वो नए ज्ञान को समाहित किया। तो इसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन, थर्ड है सेंट्रेशन और थर्ड है कंजर्वेशन। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, इससे संबंधित ही नहीं है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। देखिए, समायोजन कब होता है, जब पुराना कोई चीज़ हो उसे आप एडिट करके फेर बदल करके कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को खाली स्थान कहा जाता है क्योंकि ये तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। क्या होता है यह आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि दिमाग से संबंधित, संज्ञानात्मक से संबंधित सभी ने अपना सिद्धांत दिया। तो जीन पियाजे ने जब दिया तो उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन जब इसी चीज़ को वाइगोस्की ने दिया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, सहायता। तो वाइगोस्की की चीज़ में तीन चीज़ें आपको बताया गया था। फर्स्ट था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, सेकेंड था आपका इसके फोल्डिंग, और थर्ड था मोर नॉलेजर अदर, तो KMO। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे एक मिनट, ये क्या हो गया। देखिए, सबसे पहले था ZPD, सेकेंड था इसके फोल्डिंग, और थर्ड था मोर नॉलेजेबल अदर, तो MKO ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सहायता की यहाँ पे बात आए तो ये होता है आपका इसके फोल्डिंग होता है, या पाड़ बोलते हैं हम इसको। तो आप इसे देख पाएंगे, सी हिंदी में हो जाएगा पाड़, और यहाँ पे इंग्लिश में हो जाएगा इसके फोल्डिंग हो जाएगा। यह सही आंसर।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। दूसरा, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और डी है, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। देखिए, जैसे दंड का कहीं पर प्रावधान आया आप तुरंत उसे कट कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यही हम लोग बात करें यहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, केवल किताबों पे केंद्रित किया जाए तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा, यह कट कर दीजिए आप। ठीक है, अब बचता है दो ऑप्शन आपका, बी और सी। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, योगात्मक। तो योगात्मक और नीचे देखेंगे विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका, तो दोनों में क्या बेटर है आपका, योगात्मक यहाँ पे गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बुद्धि कौशल, हाँ, खाली स्थान बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रक्रिया देता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, खाली स्थान बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करते हैं जो दूसरों की, यहाँ पे बात हो रहा है कि दूसरों के दिमाग को, कौशल को आपको पहचानना है। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर के बहुत सारे जो 8 प्रकार के बौद्धिक विकास बताए थे, उसी में से एक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरपर्सनल सही हो जाएगा। जैसे आप बात करते हैं एक से अधिक देशों के लिए इंटरनेशनल, इंटर तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रहा है दूसरे का दिमाग पढ़ना है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमारा जो NEP 2020 यह बोलता है कि उसके नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग जो है उसी में पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा की उपयोग होना चाहिए। अब देखिए, एक ही भाषा की बात बोल रहा है तो मदर टंग तो हो ही नहीं सकता। अगर एक गांव में 5 प्रकार के बच्चे हैं तो सबकी लैंग्वेज तो मदर टंग अलग अलग होगी, तो एक ही भाषा तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। थर्ड, शिक्षकों को द्विभाषी उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षक केवल 2 ही भाषा का प्रयोग करें, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उनके नेटिव लैंग्वेज की बात हो रही है ना। और डी है, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी में आप देखेंगे तो ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, ये सारे गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है। देखिए, बैडमिंटन के लिए लड़के और संगीत के लिए लड़कियां, तो यहाँ पे जेंडर में भेदभाव है, इसके आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जेंडर की स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी को दिया जा रहा है, जेंडर की पहचान की जा रही है या जेंडर में समानता है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत है। ये जेंडर रूढ़िवादिता है, वह अंधविश्वास यहाँ पे। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा कि वह मानते हैं कि बैडमिंटन केवल लड़के खेल सकते हैं और गाना केवल लड़कियां गा सकती हैं, तो ये रूढ़िवादिता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है, आप देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में CCE में, ठीक है, इनमें से क्या है। देखिए, पहला है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। मूल्यांकन के लिए मापदंड और उपकरण बनाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। बिल्कुल, जो भी रिकॉर्ड होगा उसको एकदम सावधानीपूर्वक होना चाहिए। तीसरा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। तो बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही श्रेणीबद्ध करना, उनको ग्रेडिंग देना, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रैंकिंग करना, ग्रेडिंग करना, श्रेणीबद्ध करना, यह ऑप्शन सही नहीं बैठा, तो यह गलत हो गया। और चौथा, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। ठीक है, तो प्रक्रिया के साथ क्या करना है, आपको एकीकृत करना है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके 3 ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया। फिर से NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। आकलन के लिए क्या करना चाहिए आपको, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, हाँ, रटने, मेमोराइजेशन के लिए बात हो रही है, तो रटने पे हमेशा विरोध किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत। सेकंड क्या है कि केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, केवल और केवल विषय वस्तु पे आपको फोकस करना है, केवल और केवल विषय वस्तु पे नहीं। हमारा एनईपी बोलता है कि उसको देश के या अपने आसपास से, उनके डेली लाइफ से, जीवन से, दिनचर्या से जोड़ करके पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर सी आता है यहाँ पे कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं डी क्या है उसको भी। विद्यार्थी का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो देखिए वर्ष के अंत में केवल और केवल संज्ञानात्मक का आकलन करना, तो ये केवल एक ही बात को कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया। हाल ही में कौन सा कानून पारित किया गया है वह आपको बताना है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति दिव्यांग लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, ये कुछ हद तक चलिए ठीक है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ये तो नहीं है, पहले से भी है। तीसरा शिक्षा का अधिकार नियम, यह तो शिक्षा का अधिकार पहले से ही मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी के साथ हम लोग देखें 70 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। सटीक रूप से वर्णन कौन सा करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है, एक ही तरह की बात होगी, तो यह गलत है। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के पूर्वाग्रह रखता है, कुछ जाति, तो यहाँ पे भेदभाव होगा, यह भी गलत है। सी है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई अपेक्षा नहीं होती। कोई विशेष आवश्यकता, जैसे कोई बच्चा क्या है थोड़ा कम नॉलेजेबल है या थोड़ा सा डाउन नॉलेज है, तो उन पे ध्यान नहीं रखता, उपेक्षा करता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी एक बचा, तो ऑप्शन डी बचा, तो यही आंसर होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा छात्र का प्रयोग करता है या करती है, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। कौन सी विशेषताओं का आपको समूह बताना, तब यहाँ पे देखेंगे पहली विशेषता क्या है कि शीघ्रता से सीखते हैं और उससे याद रखते हैं। दूसरा है सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीक से अवलोकन करते हैं। और तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रहा प्रतिभाशाली छात्रों का। अगर प्रतिभाशाली छात्र है, गॉड गिफ्टेड है, तो शीघ्रता से याद कर लेगा, समझ जाएगा, कोई भी चीज़ आप बताएंगे तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है सतर्क और तुरंत उत्तर देता है, आप जैसे ही कोई पूछे उसका तत्काल उत्तर दिया जा रहा है। और तीसरा है कि बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे दृष्टिबाधित, ठीक है, जो इनको आँख की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूछा नहीं है। जब भी नहीं वाला शब्द आए तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना प्रभावशाली नहीं है, पूछा है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से बोलना और स्पष्ट रूप से पढ़ाना यहाँ पे बात हो रही है, तो वह दृष्टिबाधित है। बोलने से कोई दिक्कत नहीं हो, बोला हुआ चीज़ को सुन सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, देख नहीं सकता केवल, तो ऑप्शन ये सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। सेकेंड देखें 3 आयामी नक्शे, मतलब 3 डायमेंशनल, जो उभरे हुए होते हैं मोटे मोटे 3 डायमेंशनल, तो बिल्कुल इससे भी वो समझ जाएगा, यह भी सही है। सी है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, ब्रेल लिपि, बिल्कुल यह भी सही है। तो नहीं पूछा है। तो चौथा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, देखने वाली चीज़ें दृश्यात्मक, जब वह देख ही नहीं सकता तो इसका कोई मतलब नहीं है, प्रभावशाली नहीं, यह गलत है। और गलत है इसीलिए इसका आंसर है, गलत ही तो पूछा है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि अधिगम सॉरी यहाँ पे है आपका असर्शन और रीजन वाला है, ठीक है। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए अभिकथन, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल, किसी भी शिक्षक को बच्चों को सीखने के लिए कई मौके और विविध अधिगम मुहैया कराना चाहिए, सही है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखें कि इसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। इसका तर्क क्या है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, किसी का क्षमता कम होता है, किसी का क्षमता ज़्यादा होता है। आप विविध तरीके का मौके उनको कराएंगे तो सभी सीख पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही इसका व्याख्या और इसका कारण जो है वह भी सही है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ें इससे आज का सेशन हमारा इतना ही था, 20 क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक अगले प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।